हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सम बेसिक्स concepts ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक concepts ऑफ पीरियोडिक टेबल। या तो वेट अ सेकंड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक कंसेप्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सम बेसिक concepts ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर 1, क्लास 11। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। So here we are going to learn about some basic concepts of chemistry like what is matter, और केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैसे एटम होता है, एटम के कुछ कुछ हम इनके बारे में जानेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, सब चीज़ें हम सीखेंगे। तो बिफोर प्रोसीडिंग, लेट मी शो यू an interesting thing, like everybody have watched, have everybody have seen Harry Potter. तो इन द हैरी पॉटर मूवी हमने देखा है कि इसमें फिलोसफर स्टोन के बारे में बात किया गया है। तो उसका थोड़ा बहुत पार्ट हमारे केमिस्ट्री बुक में भी दिया हुआ है। लाइक हियर यू कैन सी अबाउट द फिलोसफर स्टोन which is known as पारस पत्थर, which has the ability to convert iron into gold. So that's the part of chemistry. Like this is kind of thing you can do from chemistry. Not now, but कभी ना कभी तो हो ही जाएगा फ्यूचर में। तो moving ahead, तो एक एटम क्या होता है ये समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि एटम के पार्टिकल्स क्या क्या, एटम के अंदर में क्या क्या होता है। तो एटम के अंदर में मेनली तीन पार्ट होते हैं एटम के। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सेकेंड वन इज प्रोटॉन, which is positively charged particle, and the last one is neutron, which is neutral particle. So electrons and protons are in same number of quantities. तो इस वजह से जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और एटम का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आपको आगे समझ में आएगी कि अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना हो तो कितना उसमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, कितना अनस्टेबल होता है वो। और कई कई जगह पे वो फिर बॉन्डिंग बना लेता है इधर उधर पे, जिससे कि अननेसेसरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है। तो बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन हर एक एटम का फिक्स रहता है। वी कैन नॉट रिमूव न्यूट्रॉन फ्रॉम द एटम, ना ही न्यूट्रॉन ना ही प्रोटॉन, हम इन दोनों को रिमूव नहीं कर सकते। बात करें अगर एटम का, तो आपने क्लास 9th में रदरफोर्ड एटम ऑफ मॉडल पढ़ा होगा। याद नहीं है तो एक बार रिकॉल करा देते हैं। रदरफोर्ड ने बताया था कि जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। जो सेंटर में न्यूक्लियस है वो हैवी है, डेंस है। डेंस होने की वजह से उसमें पूरा का पूरा मास वहीं कंसंट्रेटेड है, और बाकी इधर उधर का मास पूरा उसका एम्प्टी है। ओके, सो इस वजह से जो कि एटम है उसका पूरा मास न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है,
और न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। स्लैश का मतलब वो नहीं है कि दोनों में से कोई एक, स्लैश का मतलब है दोनों है वहाँ पे, ठीक। बाहर में है इलेक्ट्रॉन्स। और रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था गोल्ड फॉइल से। जो कैडबरी में गोल्ड फॉइल आता था ना पहले, आजकल आता है, अब महंगे महंगे में आता है, सस्ते में नहीं आता, पहले सस्ते में जाता था। तो उन गोल्ड फॉइल्स को निकाल करके उसमें अल्फा रेज का स्कैटरिंग कराया। अल्फा रे मतलब ये होता है, हीलियम एटम में दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अल्फा रे बन जाता है। तो अल्फा रे का स्कैटरिंग कराने के बाद में उन्होंने देखा कि जितने भी एटम्स, जितने भी अल्फा रेज थे, वो स्ट्रेट जा करके वहां से, वहीं से पास हो जा रहे थे, एटम के अंदर से ही पास हो जा रहे थे। तो वहां से उनको समझ में आया कि जो एटम का ऑलमोस्ट सारा स्पेस एम्प्टी है। हाँ, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़े से डेविएट हुए कुछ एंगल में, 120 डिग्री, 60 डिग्री, लाइक थोड़े थोड़े एंगल्स में डेविएट भी हुए। तो वो जो डेविएशन उन्होंने देखा, उन्होंने वो बताया कि हाँ, कुछ ना कुछ वहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से वहाँ पे हल्का फुल्का डेविएशन हो रहा है। और 12,000, 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हुआ था, मतलब 180 डिग्री का पूरा बाउंस बैक होकर के वापस पहुंच गया वो पीछे। तो बोले कि हाँ, सेंटर में बहुत छोटा सा न्यूक्लियस है। अच्छा, एक बात, तो ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है सर। यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि बहुत सारे स्पेस एम्प्टी है, 12,000 में से एक पीछे चले गया, कुछ 60 डिग्री, 120 डिग्री में बाउंस बैक हो गए, इधर उधर पहुंच गए। तो अब अल्फा पार्टिकल तो हीलियम एटम से बना है, वो भी बहुत छोटा होगा, उसने कैसे देखा? तो ये चीज़ देखने के लिए उन्होंने यूज करी लाइट सेंसिटिव प्लेट्स, ZNS की प्लेट्स आती है। कहाँ लिखे है इसके, देखिए। हाँ, यहाँ लिखे, देखो। जिंक सल्फाइड जो होता है ना, वो लाइट सेंसिटिव होता है। अगर उसमें हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इलेक्ट्रॉन जहाँ उसमें टच टकराएगा तो वो तुरंत चमकेगा। चमकते हुए इलेक्ट्रॉन को हम आंखों से देख सकते हैं, बिकॉज वी कैन सी लुमिनस। तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे हाँ, इजेक्शन हुआ है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकला है। और या अल्फा पार्टिकल निकला है, कोई भी निकला है, ये अल्फा पार्टिकल के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन के दूसरा होता है। तो यहाँ से उनको समझ में आ गया कि हाँ, दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर। तो उन्होंने बताया, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन किए। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम। और इंटरेस्टिंगली इसके भी ड्रॉबैक्स है, ज़्यादा नहीं है, एक ही है। तो सभी ने पूछा, ठीक है रदरफोर्ड जी, आपने बता दिया एटम ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन आगे बाजू घूमता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन उसके आगे बाजू घूम रहा है, तो फिर वो न्यूक्लियस से जाकर टकरा क्यों नहीं जाता? बात तो सही बोली ना। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव है, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से टकराएंगे, मतलब अट्रैक्ट होते हैं, तो जा करके टकराते क्यों नहीं? तो इस चीज़ का जवाब जो है रदरफोर्ड जी नहीं देता। तो उनका ये ड्रॉबैक बन गया कि उन्होंने एटम का स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। तब फिर आए हमारे दूसरे साइंटिस्ट, उनका नाम था, बोलो ना भाई, नील बोर। क्या नाम था? नील बोर। नील बोर जी ने हमको बताया कि जो एटम होता है, जो एटम होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अलग अलग शेल पे घूमते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, उसको आप एनर्जी दोगे, तो वो एनर्जी पा करके सेकंड सेल में, थर्ड सेल में जा सकता है, लेकिन फर्स्ट सेल से नीचे नहीं आएगा। सिमिलरली अगर कोई सेकंड सेल का इलेक्ट्रॉन है, उसको हम एनर्जी देंगे तो सेकंड से थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, सेकंड से फर्स्ट में कभी नहीं आएगा। राइट। तो इसको बोलते हैं एनर्जी का एक फिक्स्ड लेवल होना। आगे चल करके आप इसको पढ़ोगे कि क्वांटम स्टेट होता है, क्वांटम लेवल होता है इलेक्ट्रॉन का, फिक्स एनर्जी लेवल्स होते हैं, उन एनर्जी लेवल्स में वो इधर उधर नहीं जाता। तो नील बोर ने ये समझाया था, जो कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक अगर हमको कंपेयर करना बोले कोई कि एटम का ओरिजिनल स्ट्रक्चर, अगर हम मान लो कि एक हमारा एटम फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है,
तो उसका जो न्यूक्लियस होगा कितना बड़ा होगा। इसलिए अगर एटम इक्वल्स टू हम बोल दे फुटबॉल ग्राउंड, तो उसका न्यूक्लियस जो होगा ना, जो सेंटर में होता है, एकदम बीच में होता है, छोटा सा होता है। रदरफोर्ड के मॉडल से हमको ये समझ में आएगा कि न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है। 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक अल्फा पार्टिकल पीछे वापस बाउंड पे पहुंचा, तो हम इसमें से हमने जब वहाँ से फिर आगे फर्दर कैलकुलेशन करे और अब ऑब्जर्वेशन लिए, तब पता चला कि जो न्यूक्लियस होगा वो छोटा सा कंची के बराबर होगा। फुटबॉल ग्राउंड जितना एटम, कंची के बराबर न्यूक्लियस, इतना डिफरेंस होता है। तो इतना जगह उसमें एम्प्टी होता है, बाकी पूरा स्पेस एम्प्टी। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होता है। इनफैक्ट हमारे बॉडी के अंदर भी जितने एटम्स है, बहुत सारा उसमें एम्प्टी स्पेस है। आप चाहो तो कहीं से भी कुछ भी पार करा सकते हो। बट हाँ, इसमें जो क्या बोलते हैं, अ, जो ये है लिमिटेशन ही है कि हम सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स को ही इधर उधर भेज सकते हैं। ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स हमारे पास में आएंगे तो हमको टकरा जाएंगे, क्योंकि वेव नेचर ऑफ एटम पढ़े हो ना, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर में सब चलता है, पार्टिकल नेचर में कुछ नहीं चलता। ये थी बात हमारे छोटे से एटम की। नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम से मिलकर बनता है, और डिपेंड करता है कि कितने एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो ये H2 मॉलिक्यूल, तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये दो एटम से बनकर के बने। अगर हम बात करें इसकी, तो ये है वाटर मॉलिक्यूल। ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से बने। ये होमो एटॉमिक है, ये हेट्रो एटॉमिक है। इसमें सेम एटम्स है, इसलिए हम इसको एलिमेंट बोलते हैं। इसमें डिफरेंट एटम्स है, इसलिए हम इसको कंपाउंड बोलते हैं। तो मतलब ऐसे ही छोटा सा ब्रीफ रिविजन टाइप चल रहा है आपका, कि आपको थोड़ा पुराना भी याद आ जाए, क्लास 9, 8, 10 का, कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में मेजर डिफरेंस क्या है। राइट, लिखते चल रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे तो भी अच्छी बात है, आगे चल करके तो सब लिखना ही है। तो अच्छा चलिए, आज एक फन फैक्ट बताते हैं। फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा आराम आराम से चलेगा सब। हाइड्रोजन का जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव, रिजेक्ट भी कर सकता है। तो अगर हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करा है तो बनेगा प्रोटॉन H प्लस, एक्सेप्ट करा है तो बनेगा H माइनस आयन। और अगर हम आपको साइज की बात करें, तो हम सबको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। उसका साइज जो होता है वो एटॉमिक नंबर 1 के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें साइज की, तो सबसे छोटा साइज क्या होगा। एवरीबडी नोज इट, हाँ हाइड्रोजन इज स्मॉलेस्ट एटम। उससे छोटा कोई एटम पीरियोडिक टेबल में है ही नहीं। राइट, लेकिन अगर हम H प्लस की बात करें तो आप बोलोगे सर H प्लस है, इलेक्ट्रॉन निकल गया और छोटा हो गया। राइट, H प्लस का साइज H से छोटा होता है, ये बात सही है। लेकिन अगर हम बात करें H माइनस की, तो आपको पता है H माइनस का साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा मतलब लिटरली बहुत बड़ा, ब्रोमीन से भी बड़ा। समझ में आया, ब्रोमीन से बड़ा मतलब ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन है, उसके नीचे क्लोरीन है, उसके नीचे ब्रोमीन है, उसके नीचे आयोडीन है। तो फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन में एक सेल बढ़ जाता है। सेल बढ़ना मतलब बहुत बड़ा हो जाता है साइज। उसके बाद में एक और सेल बढ़ जाता है, तीसरा सेल ब्रोमीन हो जाता है। उसके बाद में आता है H माइनस का साइज, इतना बड़ा हो जाता है। ओके, दिस वाज अबाउट H माइनस आयन। H माइनस बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा वो होता क्यों है, उसका रीजन भी है।
क्योंकि उसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन थे और प्रोटॉन कितने हैं एच में, एक ही प्रोटॉन है। तो एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे पकड़ के रखेगा? तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ से आता है ना वो बाहर निकल जाएगा, बाहर होकर के भी थोड़ा तो फोर्स रहेगा ना इसमें, मतलब पॉजिटिव चार्ज थोड़ा फोर्स उसको अट्रैक्ट करके रखेगा, लेकिन वो इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ना कि साइज छोटा रखे, साइज बड़ा रहता है, इसलिए ब्रोमीन से बड़ा रहता है इसमें। तो यहाँ तक तो बात हो गई थोड़ी थोड़ी सी। नेक्स्ट थोड़ा सा बताते हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? कहीं लड़ाई हो जाए तो उसको बोलते हैं मैटर, राइट? मजाक करते हैं। मैटर मतलब होता है एनीथिंग विच occupies some space and have some mass is known as matter। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास हो और उसके पास में कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो तो दैट इज नोन एज मैटर। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि आप कुछ मैटर हो के सामने, आपका मोबाइल फ़ोन है या फिर लैपटॉप है, मैटर है। आपके सामने अगर आपके पास पेन पड़ा है, नोटबुक है, सब एवरीथिंग इज मैटर। उसके बाद में देखते हैं क्या बताया आपको कुछ इंटरेस्टिंग। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखने की ये है कि कभी भी आप पढ़ना स्टार्ट करो तो बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। बुक रीडिंग करने से एक तो हमारा रीडिंग इम्प्रूव होता है, दूसरा हमको डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं कि सर ये कैसे लिख दिया इसने, यहाँ से कहाँ से ये बोल दिया। इतना हो सके बुक रीडिंग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमको इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री दिख रहा है, नेचर ऑफ मैटर। मैटर में आपको कुछ भी हो सकता है, बुक पेन पेपर वगैरह वगैरह। हाँ, फिर है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बचपन में हमने पढ़े थे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड और गैस। इसके अलावा अभी हमको और 2 पढ़ने हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर का है प्लाज्मा। जैसे कि आग जलती है तो उसमें हमको येलो येलो पार्ट दिखता है, दैट इज नोन एज प्लाज्मा। और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो जो इसमें ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट जेसी बोस और यूरोपियन साइंटिस्ट या जर्मन साइंटिस्ट बोलते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, दोनों ने मिलकर के बनाया था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो यहाँ पे हमको एक एक चीज़ के बारे में सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखना। सॉलिड में कैसा होता है, लिक्विड में कैसा होता है, गैस में कैसा होता है। सॉलिड में सारे पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट होते हैं, जगह कम होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। लिक्विड में कंपैरेटिवली कम होता है, गैसेस में और कम होता है। अगर हम सॉलिड के एटम हैं, तो अगर सॉलिड की दीवार है तो हमारा हाथ आस पास नहीं होगा, हाथ में लग जाएगा। लिक्विड की दीवार है, जैसे कि जेली की दीवार है, अगर हमारे आर पार हो जाएगा। गैस की दीवार है, ऐसे देखो गैस की दीवार है, कुछ है क्या? गैस है, सिर्फ मारो आर पर आराम से जाएगा। तो इंटरमोलिकुलर प्रोटेक्शन अच्छा रहता है गैस सॉलिड में, लिक्विड में कम, गैस इज मोर कम। हाँ, फ्लोइंग नेचर देखते हैं। जो लिक्विड्स होते हैं वो अपने आसपास में एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर सकते हैं, गैसेस एक दूसरे के ऊपर और अच्छे से फ्लो कर सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फ्लो नहीं कर सकते। मैटर को क्लासीफाई अगर करें तो मैटर को क्लासीफाई करने के लिए यहाँ पे दिया है, मैटर को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर जो होते हैं उसमें फिर हम फर्दर देखेंगे हेटेरोजेनस, होमोजेनस, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स और कंपाउंड हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था H2 और H2O में। H2 क्या था? एलिमेंट था। H2O था कंपाउंड। अच्छा, H2O कंपाउंड इसलिए था क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आ गया। अगर वहाँ पे मान लो ऑक्सीजन हटा करके सिर्फ H2 रखते तो एलिमेंट होता, या फिर अगर H2 हटा करके सिर्फ ऑक्सीजन रख देते, एक O2 मॉलिक्यूल, तो भी एलिमेंट होता है। एलिमेंट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेम कंपाउंड के, अलग अलग नहीं है। कंपाउंड का मतलब जिसमें अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग एलिमेंट्स आते, अलग अलग एटम्स आ जाए, क्या बोलते हैं, अलग अलग एटम्स आ जाए तो वो कंपाउंड है, राइट? तो फर्दर हम देखते हैं, तो बहुत कुछ है। हाँ, सोल्यूशन में देखते हैं एक चीज़ और, थोड़ा सा सोल्यूशन का डिस्कस कर लेते हैं, स्क्रीन शेयर करके।
तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो भी जनरली दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जो होमोजेनियस है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो हेट्रोजेनियस है। तो होमोजेनियस जो होता है सॉल्यूशन मतलब हमेशा सेम दिखता है। होमोजेनियस सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है नींबू पानी, लेमनेड। तो हमको चीनी और पानी और नींबू का हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ पे इतना चीनी दिख रहा है, इतना नींबू दिख रहा है, इतना पानी दिख रहा है, सेम रहता है पूरा। बट हेट्रोजेनियस सोल्यूशन में हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हेट्रोजेनियस सोल्यूशन का एग्जांपल चौक का पानी। अगर हम पानी में चौक या फिर मिट्टी डाल दें तो मिट्टी नीचे नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर ऊपर दिखेगा, तो हमको अलग से दिखेगा कि हाँ इतना मिट्टी है, इतना पानी है, तो अलग। फेस का डिफरेंशिएशन जहाँ कर सकते हैं वो हेट्रोजेनियस होता है। फेस का डिफरेंशिएशन जहाँ पे नहीं कर सकते वो होमोजेनियस होता है। ठीक है। सर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इतना स्पीड में पढ़ा रहे हो समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा उसको स्लो कर लेना, लाइक 0.7x, 0.6x ऐसा होता है। थोड़ा सा उसको स्पीड स्लो कर देना ताकि समझ में आ जाए। फिर भी नहीं आए तो कमेंट कर देना, जिससे तुम ज़्यादा करके थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे अपनी। कि नए नए हैं अभी तो हो सकता है गलती कुछ हो रही है, तो वो उन गलतियों को हम सुधारेंगे धीरे धीरे। आपकी कमेंट्स की राय देते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।